हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है भारत में वामपंथी आंदोलन। इससे पहले हम इसके प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशली कांग्रेस समाजवादी दल के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी। इस वीडियो में हम साम्यवाद या कम्युनिस्ट पार्टी के भारत में उसकी स्थापना और उसके विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान साम्यवादियों का क्या रुख रहा, किस प्रकार के संबंध उनके कांग्रेस पार्टी के साथ रहे और अंग्रेजों के प्रति उनका क्या रुख था, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भारत में वामपंथ की दो धाराएं मानी जाती हैं, दो भागों में उनको डिवाइड किया जा सकता है। पहला साम्यवाद और दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद या कांग्रेस समाजवादी दल। साम्यवाद या कम्युनिस्ट पार्टी जो भारत में जिनकी स्थापना हुई वो अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन का एक भाग थी। रूस में जैसे लेनिन के समय में 1917 की क्रांति हुई रूस में और वहाँ समाजवाद की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी दल की वहाँ एक स्थापना की गई, एक संगठन है ये अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी दल, और इसका मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रचार प्रसार करना है। तो जितनी भी देशों में कम्युनिस्ट पार्टीज बनाई गई आगे चलकर, वो सब किसी न किसी रूप में इस अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी दल, जिसे कॉमिंटर्न भी कहते हैं, तो इस कॉमिंटर्न से जुड़ी रही। यानी ये जो अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी दल था वो विभिन्न देशों की कम्युनिस्ट पार्टीज को डायरेक्ट करता था। डायरेक्ट करने का मतलब उनको निर्देश देता था कि किस प्रकार से उन्हें वहाँ काम करना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के एक हिस्से के रूप में भारत में कम्युनिस्ट पार्टीज की स्थापना हुई, जिसमें एम.एन. रॉय के द्वारा ताशकंद में रहते हुए एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। दूसरी 1924 के लगभग कानपुर में सत्यभक्त के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। ये दोनों जो पार्टीज थी वो कॉमिंटर्न या अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी दल से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा दूसरी जो वामपंथ की धारा भारत में रही, कांग्रेस समाजवादी दल के रूप में 1934 में इसकी स्थापना की गई, जिसकी चर्चा हमने लास्ट वीडियो में भी की थी। और ये जो दल था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसकी जो विचारधारा थी वो मार्क्सवाद से अलग थी और लोकतांत्रिक समाजवाद को इनके द्वारा अपनाया गया। मार्क्सवाद जो है उसके अंदर वर्ग संघर्ष और हिंसा यानी क्रांति दोनों को मुख्य उसके अंग माने जा सकते हैं। मार्क्सवाद में होता क्या है, एक शोषक वर्ग होता है। उनका मानना है कि समाज में, प्रत्येक समाज में एक शोषक वर्ग होता है और दूसरा शोषित वर्ग होता है। और ये लंबे समय से, जब से मानव जाति का उदय और विकास हुआ है, तब से एक शोषक वर्ग के द्वारा हमेशा से एक ऐसा वर्ग होता है जिसका शोषण किया जाता रहा है। तो मार्क्सवाद का या साम्यवाद का उद्देश्य है इस शोषण की जो श्रृंखला है उसकी समाप्ति करना। इसीलिए एक ऐसे समाज की स्थापना की जाए जिसमें कोई वर्ग ना हो। तो उनका ये मानना है कि हमेशा समाज में वर्ग संघर्ष चलता रहता है और साम्यवाद की स्थापना के पश्चात राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाएगी, जिसमें कोई अलग अलग शोषक और शोषित वर्ग नहीं होंगे, प्लस सरकार नहीं होगी। अंतिम जो चरण होता है मार्क्सवाद का या साम्यवाद का, उसके अंदर सरकार की आवश्यकता नहीं होती शासन करने के लिए। लोग खुद इतने सेल्फ सफिशिएंट होते हैं कि वो उन पर शासन करने के, उन पर किसी के शासन की आवश्यकता नहीं होती। कांग्रेस समाजवादी दल जो था उसकी विचारधारा इससे थोड़ी सी अलग थी। इनके द्वारा भारत में लोकतंत्र की स्थापना पर जोर दिया गया, न कि साम्यवाद की स्थापना पर। और यहाँ समाजवाद यानी उत्पादन के जो साधन थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, उनका स्वामित्व जो है उत्पादक वर्ग या संपूर्ण समाज के हाथों में रहे। ऐसा इनकी मान्यता थी या इनकी विचारधारा थी। तो भारत में दो वामपंथी मुख्य धाराएं रहीं, एक साम्यवाद जो रूसी कॉमिंटर्न से जुड़ा हुआ था और दूसरा कांग्रेस समाजवादी दल जो लोकतांत्रिक समाजवाद की भारत में स्थापना करना चाहता था।
भारत में साम्यवाद के विकास की अगर चरणों की बात करें तो 5 चरणों में इसको बांटा गया है भारत में। लेफ्टिस्ट जो मूवमेंट है या साम्यवाद वामपंथी आंदोलन जिसे कह सकते हैं, वामपंथी आंदोलन के अंदर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी शामिल नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी है, लोकतांत्रिक समाजवादी दल है, इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक है, और इसके अलावा एम.एन. रॉय के द्वारा और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी जो है वामपंथी विचारधारा वाली पार्टीज़ की स्थापना की गई। भारत में जो वामपंथ है वो मार्क्सिज्म या मार्क्सवाद में कुछ चेंजेस करके अपनाया गया है भारतीय परिस्थितियों के अनुसार। तो भारत में साम्यवाद के विकास के पहले चरण में हम देख सकते हैं कि एम.एन. रॉय के द्वारा लगभग 1920 के करीब ताशकंद में रहते हुए एक साम्यवादी पार्टी की स्थापना की गई। साथ ही 1924 में जो सत्य भक्त थे उन्होंने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की। तो इस प्रकार से ये जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं उनकी स्थापना भारत में प्रारंभ हुई। अब कारण क्या थे? पहला, प्रथम विश्व युद्ध 1918 के लगभग समाप्त हो गया था। संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था जो थी इससे बहुत अधिक प्रभावित हुई थी। बेरोजगारी बढ़ रही थी, उद्योग धंधे नहीं थे, रोजगार नहीं मिल रहा था। फिर इसके बाद विश्व जो है आर्थिक महामंदी की ओर बढ़ रहा था। तो आर्थिक जो परेशानियां थी, साथ ही प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो विनाश हुआ, उससे लोग जो हैं साम्यवाद की ओर या समाजवाद की ओर आकर्षित हुए, क्योंकि रूस जो था 1917 में वहाँ क्रांति हुई, समाजवाद की स्थापना हुई और एक स्टेडी सतत आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा था। जब पूरा विश्व आर्थिक तबाही की ओर था, वहाँ आर्थिक विकास जो है हो रहा था। तो इसीलिए लोग जो हैं आकर्षित हुए इस नवीन विचारधारा की ओर। इसीलिए भारत ही नहीं, अन्य विश्व के विभिन्न देशों में भी कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनकी स्थापना इस समय हो रही थी। भारत में प्रारंभ में जब यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीज की स्थापना हुई तो यहाँ का एक दल जो है मास्को में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी साम्यवाद के प्रशिक्षण के लिए। तो भारतीय जो हैं वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने गए और उन्हीं से फाइनेंशियल एड या वित्तीय सहायता प्राप्त होने के पश्चात वो दल भारत आया और यहाँ पर इन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजी सरकार का जो उपनिवेशवाद था, उपनिवेश बनाया हुआ था भारत को, तो अंग्रेजी सरकार या सम्राट जो था उसकी सत्ता के विरुद्ध वो लोग यहाँ आकर के उसे हटाने के लिए षड्यंत्र करने लगे, ऐसा कहा जाता है। और इसी को सपोर्ट करने के लिए इंग्लैंड का जो साम्यवादी दल था उसके द्वारा भारत में अपना एक प्रतिनिधि फिलिप स्प्रैट भेजा गया। 1926 के लगभग वो भारत में आए और उन्होंने भारत में आकर के कई नए संगठनों का गठन किया, नवीन समाचार पत्र निकाले जिनके द्वारा साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया गया। कुछ साम्यवादी संगठनों का गठन उसके द्वारा किया गया भारत में रहकर, और इन्हीं प्रयासों के तहत आगे चलकर के लगभग 1928 में अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल अस्तित्व में आया। और इन्हीं साम्यवादी दलों के तहत मजदूरों के हित में, कामगारों के हित में अनेक हड़तालों का आयोजन भारत में किया गया। स्पेशली जो सूती कपड़ा मिलें थी वहाँ पर कामगारों के हितों के लिए, उनकी मांगों को मनवाने के लिए हड़तालें इन साम्यवादी दलों के द्वारा की गई। तो जो कामगार वर्ग था, मजदूर वर्ग थे, किसान वर्ग था, उनके अंदर एक बेस जो है, आधार जो है, इनका समर्थक वर्ग साम्यवादियों का स्थापित होना प्रारंभ हुआ। इसी समय में 3 षड्यंत्र हुए साम्यवादी दलों से जो जुड़े हुए थे, साम्यवादी दलों से जुड़े हुए लोगों द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि तीनों षड्यंत्र हुए अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, उनकी सत्ता को खत्म करने के लिए। इनमें पेशावर षड्यंत्र मुकदमा, ये मुकदमे इसलिए हैं क्योंकि जब ये षड्यंत्र किए गए तो साम्यवादियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया उनको सजा देने के लिए, सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र करने के गुनाह के या अपराध के तौर पर। तो पहला था पेशावर षड्यंत्र मुकदमा, ये 1922-23 के लगभग हुआ। और फिर था कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 या 1924 में, और मेरठ षड्यंत्र मुकदमा ये 1929 के लगभग षड्यंत्र हुआ और 1933 तक ये चला।
तो ये कुछ षड्यंत्र थे जिनके अंदर साम्यवादियों को पकड़ा गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। उनकी शक्ति जो थी या उनका जो समर्थन था उसको ख़त्म करने का प्रयास जो है भारत में किया गया। इस समय जो राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, भारतीय कांग्रेस थी, उसकी कार्यकारिणी ने इन साम्यवादियों का समर्थन किया क्योंकि वो लोग अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे और दोनों का उद्देश्य समान था, भारत में अंग्रेज़ों का शासन समाप्त करना। तो कॉमरेड्स की तरह, इन साथियों की तरह इन्होंने साम्यवादियों का समर्थन किया और कांग्रेस ने एक समिति भी बनाई जिनके द्वारा इन साम्यवादियों की ओर से मुकदमा लड़ा गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, कैलाश नाथ काटजू और अंसारी, एच.एफ. अंसारी जैसे जो लोग थे, इनके द्वारा इन मुकदमों में साम्यवादियों की ओर से पैरवी की गई। ये जो साम्यवादी थे, इन्हीं के द्वारा पब्लिक सेफ्टी बिल जो आया था, जिसका विरोध करते हुए असेंबली में, राष्ट्रीय असेंबली में बम फेंका गया था बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के द्वारा। आगे चल करके उनको फांसी हुई थी इसी अपराध को लेकर के 1931 में। तो ये जो पब्लिक सेफ्टी बिल था उसका विरोध भी मुख्यतः साम्यवादियों के द्वारा ही किया गया और ये एक बड़ी सफलता उनको हासिल हुई थी इसको पास होने से रोकने में। तो कांग्रेस जो थी उसके द्वारा इस अवधि के दौरान साम्यवादियों का समर्थन किया गया और इन सभी प्रक्रियाओं और गतिविधियों के माध्यम से जो साम्यवादी थे वो काफ़ी लोकप्रिय हो गए। राष्ट्रीय आंदोलन में उनका अपना एक स्थान उन्होंने स्थापित कर लिया और कांग्रेस का समर्थन उन्होंने प्राप्त कर लिया और उनका प्रभाव जो है वो काफ़ी बढ़ने लगा। इससे आशंकित होकर के अंग्रेज सरकार जो थी उसने 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, भारतीय साम्यवादी दल था, उसे अवैध घोषित कर दिया। दूसरा चरण अगर देखें तो इस चरण के दौरान जो भारतीय साम्यवादी थे उनमें विचारधाराओं का संघर्ष दिखाई देता है। हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये जो साम्यवादी पार्टीज थी वो अंतर्राष्ट्रीय कॉमिंटर्न जो रूसी संगठन था उससे निर्देश प्राप्त करती थी और इस दौरान ये जो साम्यवादी आंदोलन था उसे संगठन से संबंधित और अपनी विचारधाराओं से संबंधित बहुत आंतरिक संघर्ष उस पार्टी में हुआ। इस टाइम 1928 के लगभग जो कॉमिंटर्न था उन्होंने ये निर्देश दिया, उनको आदेश प्रदान किया गया भारतीय साम्यवादी दलों को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो विचारधारा है, दक्षिणपंथी या उदारवादी जो विचारधारा है, उस पर प्रहार करना प्रारंभ किया जाए और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व है वो इन साम्यवादी पार्टीज को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। तो अब जो साम्यवादी दल थे उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करना प्रारंभ किया। उन्होंने इसे बुर्जुआ वर्ग की पार्टी कहा, पूंजीपतियों का समर्थक कहा और गांधी जी का जो नेतृत्व था उसकी भी निंदा की। उन्होंने कहा कि गांधी जी जो हैं साम्राज्यवादियों के एक टूल के रूप में, उपकरण के रूप में कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस को उन्होंने उद्योगपतियों का समर्थक कहा, भारतीय श्रमिक वर्ग का शोषण करने वाला बताया। अब इसका नतीजा ये निकला कि साम्यवादी दल जो था कांग्रेस से लगभग अलग थलग पड़ने लगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी इसकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई, इसका प्रभाव कम हुआ। तीसरा चरण अब हम देखें तो इस चरण में साम्यवादी और जो साम्राज्यवाद विरोधी ताकतें थी या फ्रैक्शंस थे, विभिन्न गुट थे, उनके बीच में एक संयुक्त मोर्चा बनाने की योजना तैयार की गई। रजनी पामदत्त और बैन ब्रैडले 1936 के लगभग इनके द्वारा एक ऐसे या निबंध लिखा गया, भारत में साम्राज्यवाद विरोधी जनता का मोर्चा। इसका प्रकाशन किया गया और इसके अंदर इन्होंने कुछ सजेशंस दिए, कुछ सुझाव दिए साम्यवादियों को। इनका मानना था कि साम्यवादियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो लगभग पूरे भारत में उसकी शाखाएं फैली हुई हैं और उसके जो सदस्य हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। किसके लिए? साम्यवादी जो विचारधारा है उसके प्रचार प्रसार के लिए। साथ ही कांग्रेस समाजवादी दल जो है, जो कांग्रेस का ही एक हिस्सा है,
उसको उसको मजबूत बनाया जाना चाहिए। और कांग्रेस में जो दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग हैं, उदारवादी विचारधारा वाले लोग हैं, उनको कांग्रेस से बाहर कर देना चाहिए, ताकि कांग्रेस पर साम्यवादियों का अधिकार या उनका प्रभाव स्थापित हो सके। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व उनके द्वारा किया जाए, और बाद में जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए उन्हें अंग्रेजों से, तो भारत में साम्यवाद की स्थापना कर दी जाए। इसी विचारधारा को आगे ले जाते हुए साम्यवादी जो थे, उन्होंने प्रयास किया कि साम्यवादी, कांग्रेस, समाजवादी और विभिन्न जो व्यापारिक संघ थे, ये सब मिलकर, और कामगार जो पार्टीज थी, उन सबको मिलकर के एक संयुक्त मोर्चा बना लेना चाहिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर, यानी मिनिमम जो शर्तें हैं उनके आधार पर। और फिर अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए, उनको भारत से बाहर निकालने के लिए सहयोग आपस में करना चाहिए। ये प्रयास किए गए, लेकिन बहुत लोकप्रिय इनके ये जो प्रयास थे वो नहीं हो सके, क्योंकि इनकी रेपुटेशन ऑलरेडी बहुत खराब हो चुकी थी। चौथा चरण अगर देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय साम्यवादी थे, उन्होंने रूसी जो अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी दल था कॉमिंटर्न, उसके आदेशानुसार द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध किया। और कांग्रेस का जो प्रयास था, जैसे गांधी कह रहे थे कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर चले जाना चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ताकि अन्य जो धुरी शक्तियां हैं वो भारत पर आक्रमण ना करें अंग्रेजों के यहाँ होने की वजह से। तो साम्यवादी जो थे, उन्होंने प्रारंभ में इस युद्ध का विरोध किया। इसे साम्राज्यवादी विरोधी खुद को साबित किया। उनका ये मानना था कि ये जो शक्तियां हैं, मित्र राष्ट्र हैं, वो साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए ये युद्ध कर रहे हैं। धुरी शक्तियां जो हैं वो, जैसे हिटलर है और मुसोलिनी है, जापान है, ये लोग जो हैं साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उपनिवेश बनाना चाहते हैं अन्य देशों को। और जो मित्र राष्ट्र हैं वो साम्राज्यवाद विरोधी होने की वजह से इस युद्ध को कर रहे हैं धुरी शक्तियों के खिलाफ। लेकिन 1941 में, जून 1941 में हिटलर के द्वारा रूस पर आक्रमण किया गया। रूस पर जैसे ही आक्रमण किया गया तो साम्यवादी जो थे, उनके रुख में अचानक से परिवर्तन आया, और वो इस युद्ध को अब लोक युद्ध कहने लगे कि ये लोगों के लिए युद्ध हो रहा है। मित्र राष्ट्रों का पूरी तरीके से समर्थन करने लगे, और अन्य सभी को, जैसे कांग्रेस को, अंग्रेजों का साथ देने के लिए कहने लगे। गांधी जो थे युद्ध का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन साम्यवादी शुरू में उनके समर्थक बन रहे थे, लेकिन गांधी के समर्थक या कांग्रेस के समर्थक, और वो भी युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे भारत को। लेकिन अब उन्होंने भारत को युद्ध में शामिल होने का प्रयास करना शुरू किया, लोगों का समर्थन जुटाना शुरू किया। साम्यवादियों की ये जो नीति थी, इसकी भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा आलोचना की गई। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, तो कम्युनिस्ट पार्टीज, भारतीय साम्यवादी दल जो थे, उन्होंने इसके अंदर भाग नहीं लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, और इसे सैबोटेज करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। तो उनकी जो लोकप्रियता थी अब तक की, वो एकदम से जो थी वो कहेंगे कि बिल्कुल माइनस में जाना शुरू हो गई, यानी ख़त्म होना शुरू हो गई। और इसमें उन्होंने अंतिम प्रयास अपनी लोकप्रियता को ख़त्म करने में, उन्होंने जब भारत में विभाजन का मुद्दा प्रारंभ हुआ, और विभाजन से भी पहले जो सत्ता हस्तांतरण की बात हुई, तो सत्ता हस्तांतरण के दौरान विभिन्न जो पार्टीज थी, विभिन्न दल जो थे शामिल थे जिनके हित इसमें, उनके द्वारा अलग अलग प्रकार की योजनाएं जो थी वो प्रस्तुत की गई। जब कैबिनेट मिशन आया 1946 में, तो भारतीय साम्यवादियों ने भी अपनी एक योजना प्रस्तुत की, जिसे बाल्कन योजना कह सकते हैं, बाल्कन प्लान। इसके अंदर उन्होंने कैबिनेट मिशन से ये कहा कि भारत को लगभग 17 राज्यों में बांट देना चाहिए,
और इनके पीछे इनकी मंशा क्या थी, उद्देश्य क्या था कि इन 17 राज्यों में से कम एक राज्य ऐसा कोई हो जिस पर भारतीय साम्यवादी दल जो है वो अपना अधिकार स्थापित कर ले और वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करे, यानी साम्यवाद की स्थापना करे और उसको अपना आधार या बेस बनाते हुए फिर भारत के जो विभिन्न अन्य राज्य होंगे 16, उनके अंदर साम्यवाद का प्रचार प्रसार करे और अंततः उनको पूरे संपूर्ण भारत को साम्यवाद के तहत ले आए। तो ऐसी विभाजनकारी और अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देने वाली योजना जो है उनके द्वारा प्रस्तुत की गई और इस योजना के प्रस्तुत करने के साथ ही जो जन समर्थन उनको प्राप्त था कांग्रेस के तहत और राष्ट्रीय आंदोलन में जो उनका स्थान था वो लगभग ख़त्म सा हो गया। लोगों में वो काफ़ी अलोकप्रिय हो गए क्योंकि वो विभाजन को बढ़ावा दे रहे थे, भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहते थे। और इसी तरीके से जो साम्यवादी दल था अपनी लोकप्रियता स्वतंत्रता होने तक लगभग खोने लग गया था। सबसे बड़ी कमी ये थी इन कम्युनिस्ट पार्टीज़ की कि ये मार्क्सवादी जो सिद्धांतों को मानते थे वो भारत में लागू नहीं होते थे, क्योंकि मार्क्सवादी मानते हैं वर्ग संघर्ष में। साथ ही उनका मानना है कि ये जो वर्ग संघर्ष है वो समाप्त कैसे होगा, एक क्रांति के द्वारा, यानी हिंसा का प्रयोग किया जाएगा क्रांति में। और भारत में जो है ना तो वर्ग संघर्ष की परंपरा पाई जाती है और ना ही क्रांति की परंपरा। हम यहाँ जैसे बुद्ध और महावीर से लेकर के गांधी तक सभी ने अहिंसा के प्रयोग को बढ़ावा दिया है। तो भारतीय परिस्थितियों में ये वर्ग संघर्ष और क्रांति और हिंसा वाली जो बातें हैं वो इनकी जो है विचारधारा लागू नहीं होती, भारतीय परंपरा के जो सिद्धांत हैं उनके खिलाफ जाती हैं। इसलिए कम्युनिस्ट जो विचारधारा थी, साम्यवादी जो विचारधारा थी, वो भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो सकी। कम्युनिस्ट पार्टीज़ के अलावा बहुत से अन्य वामपंथी दल भी भारत में स्थापित हुए, जिनमें फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई जब वो कांग्रेस से अलग हुए। उसके पश्चात क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना हुई, भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना हुई। ये अतिवादी लोकतंत्र दल जो है एम एन रॉय के द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई, क्योंकि इनका भी जो विश्वास था वो मार्क्सिज्म से थोड़ा सा हट गया था। उनका भी ये मानना था कि भारत में प्रॉपर जो मार्क्सिज्म है या मार्क्सवाद है वो लागू नहीं हो सकता। इसीलिए भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने अतिवादी लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया और उसी से संबंधित ये पार्टी जो थी उसकी स्थापना भारत में की।